हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिली और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रही हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है वन बाय वन। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल, बट देर आर टू प्रॉपर्टीज़ यू कैन सी देयर, दैट इज टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट। ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज यू हैव गॉन थ्रू इन द 9th स्टैंडर्ड, तो थोड़ा सा एक आइडिया आपको होगा, बट विल गो इन डिटेल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज़ विल बी टॉकिंग वन बाय वन। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने सुना है इन द चैप्टर कॉल्ड सॉल्यूशन, ये नाम सुना है हम लोगों ने। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो दीज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली, these are called colligative properties, just like depression in freezing point, lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, osmotic pressure। ये सारी properties कौन सी हैं? These are colligative properties। तो क्योंकि ये number of particles पे depend करती हैं। अब now we are talking about colloidal solution, तो उसमें colligative properties कैसे काम करेंगी? True solution में there are large number of particles, but when we come to the colloidal solution, you might have seen in the preparation of colloidal solution that we condense the molecules of the true solution so that they come in the range of the colloidal solution। तो बहुत सारे molecules condense होते हैं and then they make a colloidal particle। तो इसका मतलब ये हुआ कि number of particles join together to make a single particle। तो particles कम हो गए। जब particles कम हुए तो colloidal solution will show the lower value of colligative properties in comparison with the true solution। तो true solution and colloidal solution को अगर हम कंपेयर करें तो इनकी जो colligative properties होंगी colloidal solution की, उनकी वैल्यू जो होगी that will be smaller value comparison with true solution। ठीक है, तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि बस वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली कि वो कंडेंस करके बनते हैं तो वो बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन में वो पार्टिकल नंबर कम हो जाएगा क्योंकि वो कंडेंस हो रहे हैं, और नंबर कम हो गया तो प्रॉपर्टी लोअर हो गई। जैसे कि ज़्यादा डिप्रेशन होगा इन द ट्रू सोल्यूशन तो कोलोइडल सॉल्यूशन में कम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस तरीके से। तो लेट अस मूव ऑन। नाउ लेट्स टेक सेकेंड प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हम लोगों ने काफ़ी सुना है और टिंडल कोन का भी नाम सुना है। टिंडल कोन और टिंडल इफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वी यूज टू टेल द स्टूडेंट, दैट इज द लाइट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्टर व्हेन यू सी द मूवीज़, है ना। तो पीछे से एक लाइट आती है कैमरा की विच कम्स टू द प्रोजेक्टर एंड इट ब्रिंग्स द मूवी टू यू, ऐसा ही होता है। तो वो लाइट जो आती है वो कॉनिकल शेप में आती है एंड दैट कोन विच इज़ फॉर्म्ड इज कॉल्ड टिंडल कोन। अब वो लाइट होती क्या है एंड वाई इट स्प्रेड्स व्हेन इट कम्स टू यू, तो वो बढ़ती क्यों जाती है, दैट कोन क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब लाइट को कौन से पार्टिकल एटमॉस्फेयर में स्कैटर करते हैं? दीज आर द बिगर पार्टिकल्स। Which bigger particles? Which come in the range of the colloidal particle। तो in the atmosphere we have many particles and out of these particles some of them are coming in the range of 1 to 1000 nm। हो सकता है वहाँ smoke हो, dust हो, humidity हो। तो these are the example which are responsible for the scattering of light in the medium। तो this scattering of light by the colloidal particle is known as Tyndall effect। You can easily see this Tyndall effect using this experiment। Let's see what experiment it is। Now I am taking a beaker, okay, and I am keeping this beaker in a carton, और ये कार्टन में कोई लाइट एंटर नहीं कर पा रही है एंड यू हैव मेड अ होल हियर जहाँ से आपने एक लाइट एंटर करना अलाउ किया है। ठीक है, तो ये आपका लाइट जा रहा है इनसाइड एंड दिस विल डेफिनेटली कम आउट यहाँ से, और आप कहाँ से इसे वॉच कर रहे हैं? यू आर वॉचिंग इट जस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द लाइट। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज़ अ क्लियर सोल्यूशन, क्योंकि ये जो सोल्यूशन आपने लिया है ये कौन सा सोल्यूशन है? इट इज़ अ ट्रू सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन में से जब आप लाइट को देखेंगे, अब मैंने अंदर पार्टिकल क्यों नहीं बनाया? बिकॉज यू कैन नॉट सी द पाथ ऑफ द लाइट। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि पार्टिकल जहाँ टकराएंगे, इफ़ द लाइट इज स्कैटर्ड देन ओनली इट विल बी विजिबल टू यू। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल हैं देर आर टू स्मॉल दैट दे कैन नॉट हैव टेंडेंसी टू स्कैटर द लाइट। तो लाइट वो स्कैटर नहीं कर पाएंगे तो आप क्या देख पाएंगे? केवल जहाँ से लाइट एंटर कर रही है
और जहाँ से लाइट बाहर निकल रही है। दीज 2 पॉइंट्स ऑफ एंट्रेंस एंड एग्जिट यू कैन सी, बट यू कैन नॉट सी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट देयर। आपको वहाँ चमक नहीं दिखाई देगी, ठीक है। बस यही सेम एक्सपेरिमेंट इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग एट द 90 डिग्री एंगल, यहाँ से आपने देखा, ठीक है। इफ़ यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम द 90 डिग्री एंगल, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व डार्क। रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ तो लाइट है ही नहीं, जो पार्टिकल यहाँ थे उन्होंने तो उस लाइट को स्कैटर ही नहीं किया जो आपकी आंखों तक पहुँचे। वो लाइट तो बस यहाँ से यहाँ आपको आप वॉच कर पा रहे हैं, बट इनसाइड दिस सोल्यूशन देयर इज़ नो पार्टिकल विच इज़ गोइंग टू scatter the light. That is why you are not able to see that light from here, and this is the reason you will see the darkness when you will observe from this side, and you will see the clear solution when you will observe from this side. You can easily see the entrance point and the exit point of the light, but you cannot see the path of the light through which it is reaching from there to there. Okay, so this is the experiment where you are taking ट्रू सोल्यूशन। लेकिन अब इसी सोल्यूशन को इसी बीकर में अगर मैं भर देती हूँ क्या, कोलॉइडल सोल्यूशन। तो इफ़ आई एम टेकिंग अ कोलॉइडल सोल्यूशन इन दिस बीकर, देन व्हाट विल हैपन इफ़ आई ऑब्जर्व फ्रॉम दिस साइड। नाउ जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे दीज पार्टिकल्स आर नाउ बिगर, एंड जस्ट बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर बिगर, द लाइट व्हेन इट फॉल ऑन देम they will scatter the light, and when the light will be scattered it will be visible to us। और जो हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो आप देख सकते हैं कि लाइट का जो पाथ है वो सारे पार्टिकल लाइट स्कैटर कर रहे होंगे एंड दे विल बी विजिबल टू अस। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू ऑब्जर्व इट फ्रॉम हियर यू विल सी द लाइट, द पाथ ऑफ द लाइट कमिंग ऑन इट। एग्जिट और आउट वाला पार्ट तो दिखता ही है, एरिया तो दिखेगा ही, बट उसके अलावा यू कैन सी एवरी पार्टिकल देयर इनसाइड, दैट इज़ द लाइट यू कैन वॉच, ठीक है। लेकिन अ क्लियर सोल्यूशन विल बी ऑब्जर्व्ड, ठीक। नेक्स्ट वे, इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम अपसाइड, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तब आपको वहाँ एंगल पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ से देख रहे हैं या यहाँ से देख रहे हैं या यहाँ से देख रहे हैं। वाई? क्योंकि द स्कैटर्ड लाइट जो आप पे पहुँच रही है तो दैट विल चेंज फ्रॉम द एंगल टू एंगल, यानी आप थोड़ा चेंज, जैसे आप एंगल चेंज करेंगे द कलर विल बी चेंज। तो थोड़ा सा कलर चेंज यू विल ऑब्जर्व इन दिस केस इफ़ देयर इज़ एन कोलॉइडल solution। तो ये जो path of light है ना, which is observed by you in case of the colloidal solution, this is because of the Tyndall effect। So what is Tyndall effect? It is the scattering of light by the colloidal solution, ठीक है। अब याद ये रखना है conditions for the Tyndall effect, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम पर्पस। दैट इज़ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द टिंडल इफेक्ट। कैन वी सी टिंडल इफेक्ट ऑल द टाइम, या फिर हमें कभी कभी टिंडल इफेक्ट नहीं भी देख सकता है। तो टिंडल इफेक्ट के लिए कंडीशंस क्या हैं? द फर्स्ट कंडीशन इज़ कि पार्टिकल का साइज या रेडियस शुड नॉट बी वेरी लेस देन द लैम्डा ऑफ लाइट। मीन्स द पार्टिकल साइज शुड नॉट बी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन विद द वेव लेंथ ऑफ द लाइट। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पार्टिकल बहुत छोटा हो। On the other hand side, the second condition is that refractive index of both the dispersed phase and dispersion medium। तो जो refractive index है of the medium, dispersed phase and dispersion medium, there should be very large difference between the magnitude of the refractive indexes of both the phases। dispersed phase और dispersion medium के refractive index में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होना चाहिए, then only the Tyndall effect will be shown। यानी कि पार्टिकल अगर सॉलिड है और आपका जो मीडियम है वो गैसियस है तो इट विल बी विजिबल। अगर पार्टिकल आपका जो है सॉलिड है और आपका मीडियम भी सॉलिड है देन इट इज़ नॉट विजिबल कि आपको टिंडल इफेक्ट दिख जाए। तो द विजिबिलिटी ऑफ द टिंडल इफेक्ट इज ओनली व्हेन द लैम्डा or the particle size is not very less than the lambda of the light falling on it। दूसरी चीज़ refractive index of medium and the phase, there should be a very huge difference between the refractive indexes। तो काफ़ी difference होना चाहिए उनके refractive index में। So this is what the Tyndall effect is। Now you just remember एक scientist थे Zygmundi, Zigmondy। ओके, इन्होंने 1903 में Zygmundi ने एक माइक्रोस्कोप बनाया था दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। क्या नाम था उसका? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। नाउ इन दिस माइक्रोस्कोप ही यूज्ड टू फॉल द लाइट ऑन द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पर वो लाइट फॉल करते थे एंड देन दैट पार्टिकल विच इज़ स्कैटरिंग द लाइट दैट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द 90 डिग्री एंगल। तो होता क्या था कि एक्चुअली द पार्टिकल इज इल्यूमिनेटेड
चमकाया जाता था बाय फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन इट, एंड देन दैट इल्यूमिनेशन इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम द 90 डिग्री एंगल. तो दैट इज़ द बेसिस ऑफ द जिगमॉन्डीज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. तो बेसिकली हम इससे जो देख पाते थे दैट इज़ द शाइन विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द पार्टिकल, या मैं कहूँ स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल, but it is not the particle which is being observed by the ultra microscope. But what is the fundamental behind the scattering of light? ये किस पे बेस था? Scattering of light, मतलब लाइट उस पार्टिकल पे पड़ेगी, पार्टिकल चमकेगा एंड इट विल बी विजिबल टू अस. तो हम ये कहते थे कि भाई पार्टिकल इज ऑब्जर्व, बट एक्चुअली इट वॉज नॉट पार्टिकल. तो दिस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द शेप एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल, बट हाँ इतना ज़रूर बता देता है कि दैट पार्टिकल इज प्रेजेंट देयर. So this is all about ultra microscope made by Zygmundi. Now let us see third property. Third property is the simplest one, that is the Brownian motion. This Brownian motion is the zigzag movement of the colloidal particle. तो होता क्या है, if this is a particle, it is just going to move this way in any of the direction, randomly it is moving. This zigzag movement of the particle is called Brownian movement, and this Brownian movement, this zigzag movement is because of the collision of the particles with each other. अब वो collision करते हैं तो collision में why they are randomly just running around, just because these colloidal particles are having some charges on them, and just because these two same charges are coming on each other, so they repel each other and just collide with the particles falling on in their path. तो randomly they just move on, keep on moving, जिसकी वजह से आपका जो colloidal solution है that becomes stable. तो stabilization या stability of the colloidal solution is because of the Brownian movement of the particle, which does not allow the particle to settle down and to coagulate. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल हर समय चलता ही रहेगा, और अगर हर समय चलता रहेगा तो बैठेगा नहीं, और बैठेगा नहीं तो कोगुलेट नहीं हो पाएगा. तो अब कोलाइडल पार्टिकल का स्टेबिलिटी का पूरा क्रेडिट जाता है ब्राउनियन मूवमेंट पर. वो अलग बात है कि ब्राउनियन मूवमेंट का क्रेडिट जाता है टू द चार्ज ऑन द पार्टिकल, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दिस इज कलर. तो कलर ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन, ये पहले ही हमको पता है कि कलर ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. अब जो लाइट आपको रिफ्लेक्ट हो जाती है दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय अस, है ना. तो क्या हुआ, color of the colloidal solution depends on the transmitted light by the colloidal particle. तो you do remember कि if we take the different size of the same particle, तो here I am taking the example of gold sol. किसका example ले रही हूँ मैं, gold sol का. तो मतलब ये कि अगर आप गोल्ड सॉल्ट का किसी एक चीज़ का भी डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल लें तो द कलर ऑफ द सोल्यूशन विल चेंज. क्यों, क्योंकि द साइज ऑफ द पार्टिकल विल डिसाइड कि विच लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल एंड द रेस्ट ऑफ द लाइट विल बी ट्रांसमिटेड आउट. तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज ऑफ द पार्टिकल इज डिसाइडिंग कि उसका कलर क्या होगा. तो इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड सॉल्ट तो विल ऑब्जर्व. अच्छा, इन जनरल क्या होता है, लार्ज जो पार्टिकल होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स दे एब्जॉर्ब लार्जर वेवलेंथ. तो जो लार्जर वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो कौन सी एमिट आउट करेंगे, स्मॉलर वेवलेंथ. तो स्मॉलर वेवलेंथ क्या होती है, जैसे लार्जेस्ट वेवलेंथ आपकी रेड की होती है और स्मॉल वेवलेंथ वायलेट ब्लू की होती है. तो इफ़ दिस पार्टिकल इज देयर स्मॉलर वन, तो ये कौन सा स्मॉलर है तो स्मॉल वेवलेंथ लेगा. तो स्मॉल तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, कौन सी, स्मॉल. और कौन सी है स्मॉल, लैम्डा ब्लू. तो ब्लू इट हैज़ एब्जॉर्ब बट इमिटेड रेड. तो जो छोटा वाला सॉल है, छोटे वाले पार्टिकल्स हैं, दे अपीयर रेड इन कलर. और जैसे 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 आप पार्टिकल का साइज़ बड़ा करते जाते हैं तो बड़ा वाला जो पार्टिकल होगा वो कैसे अपीयर होगा, ब्लू सोल्यूशन. तो बेसिकली गोल्ड सॉल्ट के भी, सिंगल सॉल्ट के भी डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उसका साइज़ क्या है. स्मॉल साइज पार्टिकल्स अपीयर्स रेड इन कलर और धीरे धीरे करके दैट रेड टर्न्स इनटू ब्लू. और जब बहुत सारे पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं देन इट कम्स इन द गोल्डन शेड, जो इसका मेटल का कलर है. ओके, तो द पार्टिकल साइज विल डिसाइड द कलर ऑफ द सोल्यूशन. नॉट ओनली द पार्टिकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज ऑल्सो डिसाइड द कलर. इसके अलावा कहाँ से आप उसे देख रहे हैं दैट एंगल विल ऑल्सो डिसाइड द कलर ऑफ द सॉल्ट. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द
चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज। तो चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल जो है, जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल। तो बेसिकली देर आर टू चार्जेस जो कि आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स पे हो सकते हैं, बट नॉट बोथ एट अ टाइम। ईदर योर सॉल विल बी पॉजिटिवली चार्ज और योर सॉल विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो बेसिकली योर कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस। तो वी हैव डिवाइडेड देम इनटू पॉजिटिव सॉल्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड नेगेटिव सॉल्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव सॉल्स के जनरल एग्जाम्पल हैं आपके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स। तो ये हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स, हीमोग्लोबिन एंड एसिडिक डाइज। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव सॉल्स, यानी जिन पे पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एड्जॉर्ब रहता है, सो दैट इन सब को एक दूसरे से रिपल्शन शो करना पड़ता है। चार्ज की वजह से ब्राउनियन मूवमेंट एंड ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से दे आर स्टेबलाइज। तो दिस इज योर पॉजिटिव सॉल। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव सॉल। नेगेटिव सॉल के एग्जाम्पल होते हैं आपके मेटल के सॉल्स, ज़्यादातर दे आर नेगेटिव। मेटल सॉल्स, मेटल सल्फाइड सॉल्स आर ऑल्सो नेगेटिव, मेटल सल्फाइड। इसके अलावा बेसिक डाइज आर नेगेटिव इन नेचर। तो ये तो पक्के वाले हैं कि दीज विल बी नेगेटिव और दिस विल बी पॉजिटिव, बट समटाइम्स द चार्ज कैन अपीयर ऑन द सेम सॉल, द डिफरेंट चार्जेस कैन अपीयर, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के आप इतना ज़रूर याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, हीमोग्लोबिन एंड एसिडिक डाइज, दे आर पॉजिटिव सॉल एंड दीज आर नेगेटिव सॉल इन जनरल। Otherwise, how they are going to acquire the charge, that will depend upon the how they are prepared, या in which circumstances they are prepared. Accordingly, they absorb the charges and accordingly they get the charge on their surfaces. ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि how they are like acquire the charge. तो let us see now what are the theories which explains how the charge appears on a colloidal solution. तो बहुत सारी theories हैं, हालांकि every theory is not clearly explaining how the charge appears, but there are many theories, so we are going to discuss one by one. I am taking the first theory, that is Bredig-Arc method से electron capture theory, electron capturing. तो कुछ मेटल्स विच आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। तो हम लोगों ने ब्रीडिग-आर्क मेथड पढ़ा था। ब्रीडिग-आर्क मेथड में क्या किया था, वी यूज टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सोल्यूशन। तब जो सॉल बन रहा था, तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड कि सारे मेटल के जो सॉल्स हैं दीज आर नेगेटिव इन नेचर। तो दिस थ्योरी सेज दैट कि दीज मेटल के सॉल्स एड्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन्स विच आर बीइंग डिस्पर्स्ड इन द मीडियम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। तो उस हिसाब से ब्रीडिग-आर्क थ्योरी के दौरान दे कैप्चर द इलेक्ट्रॉन एंड दे बिकम नेगेटिव सॉल। ठीक है, कुछ के लिए तो काम करी, बट वाई सम ऑफ द सॉल्स आर नेगेटिव इन नेचर, उसका एक्सप्लेनेशन क्या था। इन सम ऑफ द थ्योरी इट इज सेड दैट सेल्फ डिसोसिएशन कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर द चार्ज। सेल्फ डिसोसिएशन, अब सेल्फ डिसोसिएशन का क्या मतलब है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका सोप। फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका सोप का मॉलिक्यूल है, दिस इज COONA। जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, माइनस और ये प्लस। तो आपका डिसोसिएशन में क्या हुआ, आपका Na इज डिसोसिएटेड, Na विल गॉट सेपरेटेड, ये गया। नाउ दिस इज योर कोलॉइडल पार्टिकल। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस कोलॉइडल पार्टिकल, नेगेटिव। तो इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द सेल्फ डिसोसिएशन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव सॉल। तो दिस कुड बी अ रीज़न, बट नॉट एक्सप्लेनेबल फॉर ऑल, क्योंकि सारे के सारे कोलॉइडल पार्टिकल सेल्फ डिसोसिएशन से नहीं बनते हैं। तो लेट्स सी कि व्हाट इज द थर्ड थ्योरी। थर्ड थ्योरी सेज दैट कि डिफरेंट मीडियम में, मतलब अलग अलग pH में अलग अलग कोलॉइडल पार्टिकल्स का चार्ज अलग होता है। कुछ के लिए इट विल वर्क, फॉर एन एग्जाम्पल कि इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोटीन, है ना, तो प्रोटीन क्या है हमारा, RCNH2 and COOH which exist as the Zwitter ion. Remember that ये H क्या होगा, हटेगा, माइनस हो जाएगा and this will absorb one, this will take one H। तो ये आपका एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, यानी कि इन द प्रोटीन अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट दिस वे। तो अभी अमीनो एसिड्स में आपका ये जो अमीनो एसिड है, इन दिस अमीनो एसिड इफ़ आई एड एसिड, यानी इन द एसिडिक मीडियम इट इज़ गोइंग टू
कन्वर्ट इनटू RCNH3 प्लस COO, ये लेगा एक H प्लस और ये बन जाएगा COH. अब पार्टिकल पे व्हाट इज़ द चार्ज इन द एसिडिक मीडियम? पॉजिटिव. सो दिस विल बिकम अ पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट. तो दिस इज हाउ द पॉजिटिव proteins, the charge on the protein is found to be positive most of the time. So this is one of the explanation, but सबसे अच्छा explanation that is preferential adsorption. Preferential adsorption. सारी theories में this one is the best one. Okay, preferential adsorption means how you are preparing the sol. That also decides मैक्सिमम टाइम्स दैट व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दैट सॉल. तो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ये कहता है कि जो सॉल है दैट सेलेक्ट द कॉमन आयन ऑन द फॉर द एड्सॉर्प्शन. तो कॉमन आयन एड्सॉर्ब करता है कोई भी सॉल जो सॉल के लिए कॉमन होता है. मतलब इफ़ इट इज़ AgI तो AgI में से अगर उसको कहीं सिल्वर दिखेगा तो इट विल एड्सॉर्ब सिल्वर, और सिल्वर एड्सॉर्ब किया तो उस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल हाउ दिस प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थियरी वर्क्स. तो लेट्स मेक सिल्वर आयोडाइड सॉल. अब सिल्वर आयोडाइड बनाने के लिए आई एम टेकिंग Ki प्लस सिल्वर नाइट्रेट. तो पोटेशियम आयोडाइड एंड सिल्वर नाइट्रेट react to form silver iodide and potassium nitrate. Okay, this silver iodide is a sol. तो अब आप इस प्रोसेस को how you can do? You can do it in a two ways. How? In one way we are doing what? We are taking Ki here and we are adding silver nitrate into it, so that ultimately silver iodide will be formed. आपका बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा silver iodide. Okay, तो ये मेरा बन गया silver iodide. In another container what we are doing? We are taking AgNO3 here, है ना, और डाल क्या रहे हैं इसमें? Ki. This also will create what? Silver iodide. ये भी सॉल्व बन गया. Now the thing is which ion will be absorbed by this AgI and this AgI? क्या इन दोनों के केस में both of the AgI या both the cases will give you the positive sol या both of the cases will give you negative sol? But actually it was observed कि दोनों cases में sol का charge अलग हो गया depending on कि how you are making this sol. So let me tell you how this what was the charge produced here. So this is what? सिल्वर नाइट्रेट एंड Ki. अब इसमें सिल्वर नाइट्रेट तो कम है बिकॉज जब भी ये जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको AgI मिला, बट सिल्वर नाइट्रेट काफ़ी लेस अमाउंट में है. ये जो सिल्वर आयोडाइड बना है उसके आसपास उसको दो चीज़ें दिख रही हैं, K आयन एंड माइनस आयन, बिकॉज सिल्वर नाइट्रेट इज़ नॉट इन एक्सेस. आप डाल रहे हैं उसको, तो जैसे ही AgI बनेगा उसके आसपास कौन से दो आयन्स दिख रहे हैं इसको? K प्लस एंड A माइनस. I माइनस और K प्लस में से विच वन इज़ द कॉमन आयन ऑफ AgI? तो दिस वन इज़ द आयोडाइड. दिस इज़ आयोडाइड, तो ये कौन सा प्रेफर करेगा? आयोडाइड को इट इज़ गोइंग टू adsorb on this surface because it is common ion. तो this is common ion adsorption tendency of the sol. तो इस वजह से जो sol इस प्रोसेस में आपको मिलेगा that is नेगेटिव सॉल, जबकि जो सॉल आपको इस प्रोसेस में मिलेगा वो कैसा मिलेगा? लेट्स सी. सिल्वर नाइट्रेट AgI बनाया, यहाँ पे एक्सेस में कौन सा है? Ag प्लस एंड NO3 माइनस. अब सिल्वर और नाइट्रेट में से विच वन इज़ द कॉमन हियर? ये Ag इज़ द कॉमन, तो ये विल अब्जॉर्ब प्लस आयन दैट इज सिल्वर आयन, जिसकी वजह से दिस सॉल विल बी पॉजिटिव सॉल. सो इन बोथ द वेज यू विल गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस ऑन द सॉल पार्टिकल्स डिपेंडिंग ऑन कि आप उसे बना कैसे रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थियरी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. तो जब हम किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वी आर डूइंग इट टेकिंग अ यू ट्यूब. हम इसे यहाँ पे यू ट्यूब ले रहे हैं, उसमें पास करेंगे. लेट्स सी. तो हियर आई एम टेकिंग अ ट्यूब and in this U tube we have taken two electrode.
One is connected with the positive terminal and one is connected with the negative terminal. Okay, so this is positive and this is negative and this is dipped in colloidal solution. अब आपके particles colloidal solutions आते हैं, ठीक है. Now suppose this sol which you have filled in this U-tube is positive sol. Okay, this is your negative electrode. This sol is positive in nature. When you pass the electricity, where it is going to move, particles are going to move. These particles will all move towards the negative electrode, and this movement of the colloidal particles towards the oppositely charged electrode is known as electrophoresis. शुरू में जब इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑब्जर्व किया था तब एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे वो पॉजिटिव पाए गए थे, मतलब उस टाइम तक ओनली पॉजिटिव सॉल्व वर ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट. तो ज़्यादातर पार्टिकल्स वर फाउंड टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड. तो उस टाइम पे इस प्रोसेस का नाम दे दिया था कैटाफोरेसिस, यानी कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स टुवर्ड्स द कैथोड वाज नोन एज कैटाफोरेसिस. बट दिस टाइम वी नो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ काइंड ऑफ सॉल्स आर देयर. तो पॉजिटिव सॉल विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड साइड जबकि नेगेटिव सॉल विल मूव टुवर्ड्स द एनोड साइड. दैट इज व्हाई अ कॉमन टर्म इज गिवन फॉर दैट कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दीज पार्टिकल्स आर गोइंग टू गेट कलेक्टेड ओवर देयर बाय द कोगुलेशन ऑफ द चार्जेस. तो क्या होगा वहाँ पे जाके दे विल just take the electron and lose their charges, and once the charges are lost they will collapse with each other and will coagulate. So coagulation of the colloidal solution is possible using this electrophoresis process. I hope it is clear to you. So in this video we have studied all the properties of the colloidal particles. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.